औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप लोग तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है, ज़रा उसके ऊपर एक नज़र अपनी दौड़ाते हैं। चैप्टर 2 सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, देन चैप्टर 3, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6। तो 10 में से हमारे 4 एरियाज कवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कंपनी को समझ लिया, क्योंकि चैप्टर नंबर 2, 3, 1 एंड 6 ये मिला के कंपनी का माहौल हमें समझाते हैं। पहले डिफ्रेंशिएट करवाते हैं कंपनी को विद पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर। फिर कंपनी को स्ट्रक्चरल वेज के अंदर हमें बताया जाता है कि कंपनी में किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। सेंट्रलाइज्ड किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर, वर्चुअल, ये सारी कहानियाँ चैप्टर 3 के अंदर पाई जाती हैं। फिर चैप्टर 1 हमें स्ट्रैटेजी बताती है कि आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, आपका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसके बगैर कंपनियां सर्वाइव नहीं कर सकती वो है एथिक्स। तो जब आप तैयारी शुरू करें, कोशिश कीजिएगा कि आप इसी पैटर्न पर चलें, 2, 3, 1 एंड 6। जब आप ये 4 चैप्टर्स कर लेते हैं, अगले 4 चैप्टर्स दीज आर बेसिकली 4 functions of an organization, याद है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर आता है फाइनेंस का, चैप्टर 4 इसको डील करता है और हम लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ इसको कवर करना है, फाइनेंस को। आई नो कि उसमें बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे फेस करते हैं। ICAP ने वो चैप्टर इस सोच के साथ बनाया है कि शायद बच्चों को FAR 1 भी आती है, FAR 2 भी आती है और कॉस्टिंग भी आती है, इंक्लूडिंग MFA का फाइनेंस भी आता है। तो वो चैप्टर हम लोग लहक लहक के आराम आराम से बोर्ड पे लिख लिख के करेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो एक फंक्शन है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंस, एक फंक्शन है चैप्टर 5 IT, एक फंक्शन है चैप्टर 7 मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एंड एक फंक्शन है चैप्टर 8 ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज। तो 4, 5, 7, 8 दीज आर द पिलर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एथिक्स के ऊपर बनते हैं। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथिक्स होंगे पूरी कंपनी में, उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे। तो ये 4 पिलर्स मिल के एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करते हैं। जब आपको ये चारों पिलर्स समझ आ जाएंगे, देन वी विल गो टू द एंडिंग चैप्टर्स 9 एंड 10, जिसमें कोशिश ही कीजिएगा कि 10 पहले करें और 9 बाद में करें, क्योंकि जब आप 9 पे जाते हैं ना, तो 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक सारी इम्प्लीकेशंस हैं। तो 9 बेसिकली बात करती है एक ऐसी कंपनी जो कि चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बेस करता है चैप्टर नंबर 9। एंड देन 10 के अंदर ICAP ने ये अज्यूम कर लिया है गलती से कि इस लेवल के ऊपर बच्चों को 4 डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री समझाने की ज़रूरत है, जिसमें कपड़े की इंडस्ट्री है, ऑयल की है, फार्मा है, बिजली है। तो ये है आपका सिलेबस। तो अगर आपने इसको 4 और 2 के हिसाब से पढ़ना है तो ये इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा और आप इसमें एक अच्छे वे से तैयारी भी कर पाएंगे। जब भी कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो ना, उसको तोड़ दिया करें और इस सीक्वेंस में तोड़ा करें कि थोड़ी सी रैंडम हो जाए, ताकि आप एक बोरियत से बाहर आएँ और बीच बीच में से कवर करके पूरे एरिया को कवर कर लें। इवन आ स्कैटर्ड अप्रोच है ये, बट चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज। एक मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं
मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर कंटेंट ज़्यादा रखा है, क्योंकि आईकैब ने क्या किया है, आईकैब ने चीज़ों को छुआ और छू के भाग गया। प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है। मगर मैं चाहता हूं कि आपको एचआर, फाइनेंस, आईटी और मार्केटिंग प्रॉपर समझ आए, क्योंकि ये 4 मेन पिलर्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं एचआर स्ट्रेटजीज। भाई, एक कंपनी की सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एक कंपनी क्यों सक्सेसफुल है? एक कंपनी उसी वक्त सक्सेसफुल मानी जाएगी जब उसके अंदर काम करने वाले लोग सही से काम कर रहे हो, जब उसके लोग एक्सपीरियंस्ड हों, स्किल्ड हों, नॉलेज रखते हों, चीज़ों में इनपुट देते हों, एथिकली काम करते हों, इंटेग्रिटी के साथ चलते हों, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हों, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हों। तो ये सारे फीचर्स हम ढूंढते हैं हर एम्प्लॉय के अंदर। और एक कंपनी के अंदर वो डिपार्टमेंट जो कि एम्प्लॉयज़ को डील करता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, एम्प्लॉयज़ को उनकी जिम्मेदारियां बताता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है और एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखता है, उनको ट्रेन करता है, उनको डेवलप करता है, उनके लिए जो वर्क स्पेस है वो अरेंज करता है, वर्क फोर्स प्लानिंग, ये डिपार्टमेंट कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इसका हेड होता है एचआर मैनेजर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आप लोगों ने सुना होगा जनाब एमबीए किया हुआ है एचआर में, तो वो बंदा एक क्वालिफाइड बंदा होगा जो कि आगे जाके कंपनी में एडमिन मैनेजर्स का रोल, ये बेसिकली एडमिन मैनेजर्स होते हैं, ये टेक्निकल मैनेजर्स नहीं है, ये एडमिन मैनेजर है जो कि आपको पूरी कंपनी का कंट्रोल संभाल के बैठा है। एम्प्लॉयज़ में जो मर्ज़ी मसले हो जाए, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बदमज़गियाँ भी होती हैं, जलते भी हैं, वर्कर्स आपस में गुतम गुता हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, आते नहीं हैं, काम डिले हो जाता है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, या इन्वर्स हो जाता है। ये बंदा है जो कि ये तमाम परेशानियों को डील करता है, एचआर मैनेजर। तो हर एंटिटी की सक्सेस, हर बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है एक अच्छे क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, नॉलेजेबल एचआर के ऊपर। अच्छा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो होते हैं 3 तरीके के। एक होते हैं फुल टाइम। फुल टाइम से क्या मुराद है कि उन्होंने 365 डेज आना है, 365 दिन साल के वो कंपनी में आएंगे, 24/7 अवेलेबल होते हैं, 9 to 5 कहने को उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, मगर आते वो 8 बजे और जाते वो रात के 8 बजे, तो कम से कम 12 घंटे वो लगाते हैं कंपनीज के अंदर। ये होते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयज़। देन वी हैव पार्ट टाइमर्स। पार्ट टाइमर्स याद रखिएगा कंपनी के पेरोल पे नहीं होते। पेरोल क्या है? सैलरी रजिस्टर। फुल टाइमर्स कंपनी के पेरोल पे हैं, वो कंपनी से मंथली पैसा ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। मगर जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो मंथली सैलरी नहीं लेते, वो उस वक्त आएंगे जब कंपनी को उनकी ज़रूरत होगी। तो जैसे कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी हायर करती है, जितना काम वो लोग करते हैं उतनी सैलरी लेके अल्लाह हाफिज़ कर जाते हैं। एंड देन वी हैव होम वर्कर्स। वर्क फ्रॉम होम आप लोगों ने सुना होगा आफ्टर कोविड। तो होम वर्कर्स वो लोग हैं जो कि घर बैठ के कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बचता है, बस थोड़ी सी कम्युनिकेशन लैग आ जाती है क्योंकि फिर इनको व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, जूम मीटिंग्स के ऊपर कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो एचआर को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू दीज 3 कैटेगरीज, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड होम वर्कर्स। फिर कभी कभी आप बाहर की एक्सटर्नल फर्म्स को भी अपॉइंट कर लेते हैं टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी, जिस तरह सीए फर्म, लॉयर्स। तो कहने को तो ये भी एम्प्लॉय कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप उनको उनकी रेम्यूनरेशन पे करते हैं। एक अच्छे एचआर की निशानी क्या है? एक अच्छे एचआर की निशानी ये है कि उसको हर वक्त पता हो कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितनी सप्लाई इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है।
एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट्स से ईयर एक्स के लिए एक कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए 1400। मौजूदा एम्प्लॉयज़ जो कि इस वक्त ऑन हैंड है हमारे पास वो है 1200। कितने चाहिए? 1400। अवेलेबल लॉट कितनी है? 1200 की। तो डिफरेंस कितना है जिसका पूरा करना है? 200। मगर ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी रिक्वायर्ड 200 नहीं है, क्योंकि इन 1200 में से कुछ छोड़ के जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और कुछ मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स अनदर जॉब। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई 300 लोग छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, रिटायरमेंट में जा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो कंपनी को छोड़े हैं, और 150 बंदा ऐसा है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्नओवर कहते हैं निकलना, कंपनी से बाहर जाना। वो कितने जा रहे हैं? 450। इनिशियली हमें 200 का गैप था, जब 1200 के वैल्यूएट किया तो गैप बढ़ के 650 को हो गया। क्यों? 450 ये और 200 ये। तो अब गैप है मेरे पास 650 का। पता ये चला कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो कि इंटरनली अपग्रेड हो रहे हैं, उनका स्केल बढ़ रहा है, उनको प्रमोशन दी जा रही है, या उनको इस लेवल पे ट्रेन कर दिया है कि अब वो सीनियर्स का रोल प्ले कर सकते हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं। तो वो कितने हैं? 350। अब ये एक अच्छा न्यूमेरिकल आपके पास आ गया है। चाहिए थे 1400, अवेलेबल थे 1200, गैप था 200 का, 450 जा रहे हैं, 350 ऊपर आ रहे हैं। तो अब अगर मैं इन सबको नेट करूं, 200, 450 और 350, तो आंसर आएगा 300 एम्प्लॉयज़ की मुझे ज़रूरत है। ये 300 एम्प्लॉयज़ मुझे एक्सटर्नली रिक्रूट करने हैं। ये 300 एम्प्लॉयज़ मुझे एक्सटर्नली रिक्रूट करने हैं कंपनी के अंदर, तब जाके मैं एक अच्छी वर्कफोर्स प्लानिंग कर पाऊंगा। भाई वर्कफोर्स प्लानिंग क्या है कि एचआर को पता होना चाहिए कि कभी भी कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ की शिद्दत से ज़रूरत है, उसको हमेशा इन एडवांस तैयार रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वो कंपनी के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी करे, देखे कि कंपनी कौन सा नया प्रोजेक्ट ऐड कर रही है, कौन से नए डिवीजन में जा रही है, क्या कंपनी को नई ब्रांच तो नहीं खोल रही है। डिमांड को फोरकास्ट करे, क्योंकि जब तक वो डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर पाएगा वो कभी भी एम्प्लॉयज़ को स्टेबली कंपनी में मूव नहीं करवा पाएगा। अदरवाइज अगर एकदम से उसने ये सारी एक्टिविटी की तो बहुत ही ज़्यादा हैपहैज़र्ड होगी, और परेशान कुन बात ये होगी कि जो लोग वो लेकर आएगा कंपनी के अंदर वो लोग शायद उस काबिल ना हो। क्यों? इसने जल्दी में काम किया होगा, काफ़ी हसल में काम किया होगा। तो डिमांड फोरकास्ट उसको करनी चाहिए। कैसे करेगा? इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। अब हम कहते हैं कि हमें 300 लोगों की जरूरत है। इन 300 को अब मुझे रिक्रूट करना है और उसके बाद इनको सिलेक्ट करना है। ये दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, एक है रिक्रूटमेंट और एक है सिलेक्शन। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद क्वांटिटी, गेटिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसी। भाई सबसे पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि वाकई में हमें ज़रूरत है। जिस तरह यहाँ पे 300 बंदों की ज़रूरत थी, उसने डिसाइड कर लिया, कंपनी के साथ मीटिंग करके पता चल गया कि 300 बंदा हमें चाहिए। अब ये 300 बंदा एग्री हो गया। अब इन 300 बंदों में क्या क्या स्किल्स चाहिए। ऊपर हमने क्वांटिटी एग्री की है कि भाई जरूरत है कितने लोग चाहिए? 300 चाहिए। अच्छा, उन 300 में कौन सी स्किल्स चाहिए आपको फॉर द जॉब? किस तरह के बंदे चाहिए?
क्या ज़्यादा टेक्निकल बंदे चाहिए या ज़्यादा लेबर वाले बंदे चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रखते हो, फ्रेश बंदे चाहिए या पुराने बंदे चाहिए, ज़्यादा लो लेवल की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क्स वगैरह चाहिए या मैनेजेरियल लेवल पे रिक्वायरमेंट है। तो ये डिटरमिन करेगा कौन, एचआर मैनेजर। मगर ये अकेले नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि उस लाइन मैनेजर के साथ मिल के डिज़ाइन करे एक अच्छी एप्लीकेशन फॉर द जॉब वैकेंसी। वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा एप्लीकेंट्स, उनसे मांगेगा सीवी, उनसे मांगेगा एप्लीकेशन। मगर लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी को ज़रूरत है, इश्तिहारात के थ्रू। तो रिक्रूटमेंट की स्टेज के ऊपर क्या होगा, कंपनी इश्तिहारबाजी करती है, न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा, टीवीज़ में ऐड जाएगा, सोशल मीडिया पे ऐड जाएगा, कंपनी अपने इदारे के अंदर नोटिस बोर्ड पे इश्तिहारबाजी करेगी, फिर वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि भाई मेरी कंपनी को ज़रूरत है, अप्लाई कर देना, तुम्हारा भाई आगे संभाल लेगा। तो ये है स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप एग्री करते हैं कि क्या वाकई में आपको ज़रूरत है, एग्री हो गया। उस जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, फिर एक अच्छी जॉब एडवर्टाइजमेंट होती है और उसको देख के लोग अप्लाई करते हैं फॉर जॉब वैकेंसी। यानी कि स्टेज 1 के अंदर हम लोग क्वांटिटी, मैस ऑडियंस को बुलाते हैं कि भाई आओ, कंपनी में आओ, अपनी एप्लीकेशंस दो, ताकि हम तुम्हें कंसिडर करें फॉर नेक्स्ट राउंड। एंड नेक्स्ट राउंड इज सिलेक्शन। नेक्स्ट राउंड इज सिलेक्शन। यहां पे होते हैं इंटरव्यूज और टेस्ट्स। यहां पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है थ्रू इंटरव्यूज एंड टेस्ट, और हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं, एंड देन हम लोग उसको बुलाते हैं, उसको जॉब ऑफर करते हैं। जो बंदे पिक एंड चूज में पिक हो गए हैं, अब उनको बुलाना है, सिखाना है, ट्रेन करना है और डेवलप करना है। तो राइट कैंडिडेट शुड बी फॉर द राइट जॉब। तो रिक्रूटमेंट क्या है, क्वांटिटी, सिलेक्शन क्या है, क्वालिटी। लिख लें, एक क्वांटिटी को डील करता है और एक क्वालिटी को डील करता है। तो क्या रोल्स हैं फॉर दिस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सबसे पहले हमारे पास आएगा लाइन मैनेजर, जिसको वाकई में बंदों की जरूरत थी। भाई एचआर को बैठे बैठे तो नहीं ख्वाब आएगा कि भाई उस डिपार्टमेंट में बंदों की जरूरत है। उस डिपार्टमेंट का अपना लाइन मैनेजर उठेगा और रिक्विजिशन देगा एचआर को कि मुझे ये 300 बंदों की जरूरत है। तो लाइन मैनेजर का सबसे पहला रोल ये होगा कि वो रिपोर्ट करता है कि भाई एचआर वालों, मुझे बंदे चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, आई नीड सम स्पेशलिस्ट पर्सन। फिर एचआर वाला उठता है, उसके साथ मीटिंग करेगा और उसके साथ डिसाइड करेगा कि तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए क्या स्किल्स चाहिए। नॉलेज हासिल करता है, इन्वॉल्व होता है उसके साथ, डिटरमिन करता है कि वहां का काम कैसा है। पहले वो खुद समझता है, भाई जब तक वो खुद नहीं समझेगा वो दूसरों को समझाएगा कैसे। जो लोग जा रहे होते हैं उनसे पूछता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में मसला क्या था। जो लोग स्टिल काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक दिया जाता है कि क्या वाकई में वो भी खुश हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे कुछ रेजिग्नेशंस भी थी। हो सकता है कि अभी उसको लग रहा हो कि 200 चाहिए, बाद में एकदम से 300 लोग छोड़ के चले जाएं और ये मिलके 500 हो जाए। तो लाइन मैनेजर उठेगा, रिपोर्ट करेगा कि भाई वैकेंसीज हैं मेरे डिपार्टमेंट में, मुझे बंदे चाहिए। आइडेंटिफाई करेगा वो लोग जो कि छोड़ के जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करेगा वो लोग जो कि पहले से काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली लाइन मैनेजर और एचआर मैनेजर मिलके ये काम करते हैं। टिपिकली इट वर्क्स विद द लाइन मैनेजमेंट, और दोनों मिलके डिजाइन करते हैं एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन या एक अच्छी जॉब एडवर्टाइजमेंट।
और उसके बाद उसको मार्केट किया जाता है। कभी कभी एक कंपनी के अंदर क्या होता है कि वो लोग एचआर की जो डोमेन है ना उसको आउटसोर्स कर देते हैं। एक्सटर्नल हेड हंटर्स, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं, जिनका काम ये होता है कि वो बंदों को पकड़ती हैं और उनकी सीवी आगे पहुंचा देती हैं। आपने सुना होगा jobby.pk। आप सीवी वहाँ पर डालते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको कॉल आती है कि भाई हमें आपकी सीवी नेट से मिली थी, आपने ये वाली क्वालिफिकेशन ली हुई है, हमें इस तरह का बंदा चाहिए, आए और आके इंटरव्यू कर लें। तो ये लोग भी होते हैं। सर, रीजंस फॉर इनइफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्या रीजंस हो सकती हैं कि रिक्रूटमेंट, अब हम सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात करें, पहले रिक्रूटमेंट पुअर हो, यानी कि इस स्टेप में क्या क्या मसले आ सकते हैं। नंबर 1, दोनों आपस में मिलकर काम ही नहीं कर रहे। नंबर 2, एचआर लाइन मैनेजर को अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं समझा पा रहा और लाइन मैनेजर एचआर को नहीं बता पा रहा, कम्युनिकेशन गैप है। ये रीजंस हैं। उससे क्या होगा, कभी भी एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट नहीं होगी। आप लोगों को बता ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, जिससे सही वाला जॉब एनालिसिस नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों जब मिलकर काम नहीं कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में कैसा बंदा चाहिए, किस स्किल्स वाला बंदा चाहिए, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। पुअर पर्सन स्पेसिफिकेशन, और इससे क्या होगा कि लोग आपको ज़्यादा अप्रोच नहीं करेंगे। और लेट्स से रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है, सिलेक्शन में रोल किसका आएगा, एचआर का और अगेन उसी लाइन मैनेजर का। तो अगर ख़राब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ख़राब टेस्ट हो रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सही से डिज़ाइन नहीं किया हुआ, लोगों को सही से डील नहीं किया जा रहा, फ़ोन नंबर नहीं लिए जा रहे हैं, कॉल्स नहीं की जा रही हैं, इंटरव्यू सही से नहीं हो रहे हैं, मेरिट पे काम नहीं हो रहा, जिनको चूज़ किया उनको सही से ट्रेन नहीं किया जा रहा, इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है, ब्राइबरी चल रही है, तो ये हैं रीजंस फॉर पुअर सिलेक्शन। अब अगेन रिक्रूटमेंट हो या सिलेक्शन हो, दोनों केसेस अगर हमें पता चल गया कि ये पुअर हैं, ये सही से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी को नुकसान होगा और उसको ये पूरा प्रोसेस एक दफ़ा फिर से चलाना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट जॉब एनालिसिस। भाई जॉब एनालिसिस से क्या मुराद है कि हमें जॉब के लिए कैसा बंदा चाहिए। सबसे पहले उस जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे, वो जॉब क्या है। अब जिस तरह कैमरामैनशिप, अब एक जॉब है। सबसे पहले अगर एसबीआई को बंदे चाहिए कि वो आके क्लास को रिकॉर्ड करें, तो एसबीआई के एचआर को पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जॉब असल में है क्या। कैमरे को ऑपरेट करना है, कैमरे का स्टैंड पता होना चाहिए, कैमरे का एंगल पता होना चाहिए, उसके अंदर बनने वाली मूवी किस तरह हो रही है वो देखना चाहिए, कैमरा ऑपरेट करना आता हो, टाइम क्या होना चाहिए, क्लासें कब हो रही हैं, सुबह की क्लास है, शाम में क्लास है, स्ट्रेंथ कितनी है, कैमरा कहाँ लगेगा, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले एचआर नीड्स दोज थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। जॉब है क्या उसको समझना पड़ेगा, और जब आप वो समझ लेंगे फिर आप आते हैं टूवर्ड्स पर्सन स्पेसिफिकेशन। फिर आप आते हैं टूवर्ड्स पर्सन स्पेसिफिकेशन। फिर आपने वो बंदा तलाश करना है। फिर आपने वो बंदा तलाश करना है कि अब आपको किस तरह का बंदा चाहिए। क्या क्वालिफाइड बंदा चाहिए या अनक्वालिफाइड चलेगा, क्या ट्रेंड चाहिए या अनट्रेंड चलेगा, स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चल सकता है, किस टाइम के लिए चाहिए, सुबह के लिए चाहिए, शाम के लिए चाहिए, रात के लिए चाहिए। जब तक आप ये सारी बातें उस एड में नहीं डालेंगे, कभी भी कोई भी नुमाइंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जॉब एनालिसिस और उसके बाद पर्सन स्पेसिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ये दोनों कर लें, देन यू एडवर्टाइज योर जॉब, और जब जॉब एडवर्टाइज की जाती है तब इंटरव्यूज और टेस्ट वगैरह होते हैं। सर एक बहस आती है यहाँ पे कि हम लोग इंटरनल बंदा रखें
या बंदा बाहर से लेकर आए? ये एक डिबेट है। आइए देखते हैं क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हम इंटरनल हायरिंग करें। जब आप इंटरनली हायर करते हैं ना, तो लो लेवल स्टाफ मोटिवेट होता है कि अगर मेरा कोलीग आज ऊपर गया है, उसको तरक्की मिली है, तो कल को मुझे भी मिलेगी। फिर जिसको तरक्की मिलती है वो कंपनी को ओन करना शुरू करता है, तो बाकियों को मोटिवेशन आती है, इसको मोटिवेशन के साथ एक ओनस मिलता है कि हाँ यार, कंपनी हैज डन समथिंग फॉर मी, नाउ इट्स माय टाइम टू रिटर्न टू द कंपनी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की करियर बेहतर होती है, एम्प्लॉयज ज्यादा देर तक रिटेन रहते हैं। उन एम्प्लॉयज को पता है कि मेरी कंपनी का कल्चर क्या है। भाई पहले भी तो वहीं पे काम कर रहा है ना, अब उसको पता है कि अगर उसकी तरक्की हुई है तो उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी को। उसको पता है कि उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, मसले मसाइल उस बंदे को पहले से पता होते हैं, ज़्यादा जल्दी सीख जाता है, लोगों से वाकिफ होता है ना, तो ये प्रोसेस भी क्विकर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कॉस्ट लगती है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास ऑफिस बॉयज़ के अंदर एक बड़ा अच्छा एक रिसोर्स है, जो कि शुरू में ये जॉब करना इंटरेस्ट उसमें नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ही वांट्स टू अपग्रेड, ही वांट्स टू स्केल अप। तो शायद वो कंपनी के पास आए, एचआर के पास आए और आके कहे कि यार मुझे ये जॉब शुरू में पसंद नहीं थी, बट चूंकि उस वक्त मेरी मजबूरी थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपके पास इन फ्यूचर कोई इससे अच्छी जॉब हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। एंड वन डे अचानक से एक शॉर्टेज आती है, आईटी टीम को एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है, फौरन से एचआर को याद आता है कि हाँ यार, एक बंदा मेरे पास है जो कि स्केल अप होना चाहता है। अब उसके पास दो बातें हैं, या तो वो बाहर जाए और एक्सटर्नल लोगों को लेकर आए, या वो अपने इंटरनल एम्प्लॉय को बिठा के उससे डील करे और कहे कि यार आगे एक स्कोप आ रहा है, तुम्हारी सीवी में तुमने कुछ बताया था कि तुम आईटी के अंदर करना चाहते हो, तो मौका है तो मैं इन करवा दूं। तो अगर वो इन होता है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट को जल्दी बंदा मिल गया, डिपार्टमेंट को ऐसा बंदा मिल गया जो कि कुछ करना चाहता है, डिपार्टमेंट को एक अच्छा रिसोर्स मिल गया जिसको पता है कि कंपनी काम कैसे करती है। तो दिस इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने कंपनी के बाहर जाके ढूंढा ही नहीं है। हम कंपनी के बाहर नहीं गए, इंटरनली अपने इर्द गिर्द से डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को अपस्केल किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को प्रमोट किया है। प्रमोशन अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ पैसों में होती है, सैलरी का बढ़ना ही प्रमोशन कहलाता है। ऐसा नहीं। अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है बट आपका स्केल बढ़ गया, आपको एक नई कैटेगरी का, एक नए प्रोडक्ट का इंचार्ज बना दिया गया, दिस इज ऑल्सो प्रमोशन। भाई इज्जत मिलना भी प्रमोशन होती है। अपने आप को सिर्फ पैसों से ना नापा तोला करें, अपने आप को एथिकली भी देखा करें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं और पहले आप कहाँ पे थे। हर दिन आप अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया करें, ब्रांडिंग किया करें, तब जाके आप डेली बेस पे तब जाके आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। अच्छा, लेट्स से उस बंदे ने कहा कि नहीं, रिस्क है, मैं कहता हूं कि मैं बाहर से बंदा लेकर आऊं, तो लगेगा टाइम ज़्यादा, कॉस्ट लगेगी। उस बंदे को पहले पूरा डिपार्टमेंट समझना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा, इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर चांस है कि इंटरव्यू टेस्ट में मेरिट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर इंटरव्यू को भी मॉनिटर करूंगा, टेस्ट को भी मॉनिटर करूंगा, और फाइनल इंटरव्यू करके बंदे को जब मैं लेकर आऊँगा तो रिस्क क्या है कि शायद बंदा मेरे कल्चर को जल्दी अडॉप्ट ना कर पाए। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि शायद लोग उसको समझ ना पाए, कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाए। रिस्क ये भी है कि मैं अपने मौजूदा एम्प्लॉयज़ के साथ गलत कर रहा हूँ, जिनको मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें अपस्केल करूँगा, अब जब मौका आया तो मैं बाहर से बंदा लेकर आ रहा हूँ, उनको मौका प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मगर कुछ फ़ायदे भी हैं।
फ़ायदा ये है कि नई इनोवेशन आएगी, नया बंदा आएगा, नया ब्लड आएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, एक डिफरेंट माइंडसेट आएगा, एक नई उम्मीद आएगी, एक नई सूरज की किरण आएगी। फिर कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, बंदा बाहर से लेकर आना ही ज़रूरी है, तो ये वाली अप्रोच भी है। तो इट इज़ ऑल अपॉन HR, ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही इज़ गोइंग फॉर इंटरनल और ही इज़ गोइंग फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। भाई इंटरनल अगर मुझे करनी है तो मैं इसका इश्तिहार टीवी पे तो नहीं दूंगा, अखबारों में तो नहीं दूंगा, मैं कहाँ लगाऊंगा कि मुझे एक डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ, स्टाफ के साथ मीटिंग्स में उनको बता दूं, नोटिस बोर्ड पे लगा दूं, इंटरनेट्स पे डाल दूं, इन हाउस मैगजीन्स न्यूज़ लेटर्स पे लगा दूं, कंपनी के बाहर गेट पे लगा दूं। और अगर मुझे बंदा बाहर से ढूंढना है तो हो सकता है कि मैं एक्सटर्नल हेड हंटर्स के साथ पास चला जाऊं और उनको बता दूं कि भाई ढूंढ के दो बंदा मुझे, मैं नेट पे डाल दूं, मैं अखबार में डाल दूं, मैं बड़े बड़े मैगजीन्स में डाल दूं। अभी डिपेंड करता है कि मुझे किस लेवल का बंदा चाहिए। अगर तो मुझे बंदा चाहिए CEO टाइप का, तो मैं वो लगाऊंगा बड़े बड़े मैगजीन्स में। उसके लिए मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसके लिए मैं ढूंढूंगा हेड हंटर्स को जिनके ताल्लुकात होते हैं, लिंक्डइन पे जाऊँगा। और अगर मुझे बंदा चाहिए लो लेवल कैलिबर का, तो शायद मैं रेडियो पे चला दूं, शायद मैं लोकल न्यूज़पेपर्स में डाल दूं। मगर CEO के लिए आई वुड नॉट गो फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर, रादर आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स अ नेशनल लेवल न्यूज़पेपर और इवन इंटरनेशनल लेवल न्यूज़पेपर, अगर हम लोग बाहर ऑपरेट भी करते हैं साथ साथ। तो लेट्स हैव अ रीड ऑन इट। Recruitment agencies, an organization may inform any external recruitment agency for its job vacancies. एजेंसी जो है वो एक बंदे को अट्रैक्ट करेगी, उसको बताएगी, ट्राई करेगी कि भाई मैच कर जाए, एंड देन दे वुड फाइंड अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेंट फॉर द जॉब। मीडिया के अंदर आई हैव टू डिसाइड कि मुझे नेशनल में जाना है या लोकल में जाना है, मुझे रेडियो पे जाना है या मुझे टीवी पे जाना है, मुझे नेट पे जाना है या नहीं जाना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट देयर इज, एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज इंटरनेट और हमारे पास एप्लीकेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और मजे की बात, एप्लीकेंट्स हमें देते हैं सीवी हमारे हाथों में आ गई, सिलेक्शन होनी है, 25 CV आई, 25 में से हमने पकड़ने हैं 2 बंदे, तो क्या 23 को जवाब दे दें? नहीं, 23 की CVयां विद रिकॉर्ड उनका डेटाबेस बनता है। और जहां अचानक से हमें लगे कि नहीं यार हमें बंदा चाहिए, तो पहले हम लोग उन CVs में से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई रेलेवेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है फिर हम अपना ये सारा सिस्टम दोबारा से रन करते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये आपका सही से डिजाइन नहीं है तो एक इंडिविजुअल कभी भी अपने आप को सेल नहीं कर पाएगा। हम लोग कहते हैं कि CV इंसान को बेचती है, मगर CV के केस में क्या होता है कि हर बंदे ने अपने अपने अंदाज से CV बनाई होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। किसी ने नाम लिखा होगा बोल्ड में, किसी ने नाम लिखा होगा इटैलिक्स में, किसी का एड्रेस ऊपर आएगा, किसी का नीचे आ रहा होगा, किसी ने साइड में लिखा होगा ऑब्जेक्टिव, किसी ने ऊपर लिखा होगा ऑब्जेक्टिव, किसी ने क्वालिफिकेशन किसी और तरीके से बताई होगी, किसी ने किसी और। तो CV के अंदर फिर किसी ने तस्वीर लगाई, किसी ने नहीं लगाई। CV के अंदर डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। आप नेट पे जाएं, आप कहें मुझे CV बनानी है, आपके पास हज़ारों टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो CV इंसान को बेचती ज़रूर है, मगर उससे बेहतर ये है कि कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाए और हर आने वाले को कहे कि भाई इसको फिल करो। और CV के अंदर अक्सर बातें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती हैं एम्प्लॉयर को, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर वो बातें पूछता है जो कि वाकई में उसकी नीड होती है, नीड ऑफ द आवर होती है। जैसे नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, रिसेंट भी और पुरानी भी, एक्सपीरियंस, जॉब के बारे में कुछ डिटेल्स, फिर मैरिड हैं या नहीं है, बच्चे कितने हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रिहाइश रखी हुई है, लेजर टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या क्या है। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म
इंसान को ट्रैक करने में हेल्प आउट करता है। अगर ये सही से नहीं बनाया ना, अगर कोई चीज़ इसमें मिस कर गए तो बहुत चांसेस हैं कि आप गलत बंदे तक जा रहे हैं। बेसिकली दीज आर ऑल फिल्टर्स। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म बना और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे कॉलम आ रहा है एड्रेस का। कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसकी फैक्ट्री के पास रहता हो, विद इन 5 किलोमीटर्स का रेडियस चाहिए। और उन 100 एप्लीकेशंस में से 3 ऐसी हैं जहाँ पे एड्रेस ये शो कर रहा है कि ये 5 किलोमीटर के आसपास है, तो बाकी 97 एप्लीकेशन साइड पे हो जाएंगी। पहली गो का पहला फिल्टर क्या है? इन 3 में से चूज करो, करीब रहते हैं। सेकंड फिल्टर क्वालिफिकेशन, क्या ये 3 लोग रेलेवेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते तीनों को साइड पे करो, वापस जाओ 97 पे। और अब लगाओ एक और फिल्टर, चलो 5 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर तक कोई है, 5 बंदे और निकल आए। फिर उन 5 को रखा सामने और देखा रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, 2 बंदों को निकल आई। इस वक्त मैंने 3 फिल्टर्स लगा लिए। उसके बाद अगला एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है? दोनों का नहीं था, वापस गए। बचे हुए में से बढ़ा दिया रेडियस 8 किलोमीटर, 4 और निकल के बाहर आ गई। फिर क्या देखा? क्वालिफिकेशन, फिर देखा एक्सपीरियंस, 2 बंदे फिर से बाहर आ गए। फिर चाहिए मुझे बंदा 1, 2 में से अब मुझे लगाना एक नया फिल्टर। तो इस तरह करके जॉब एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेलिंग यू। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स ऑफ द फॉर्म। एप्लीकेंट्स को मौका मिल जाता है टू सेल देमसेल्व्स। फिल्ट्रेशन बहुत इजीली पॉसिबल है और आप कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यस, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते। आप सिर्फ वो बातें पूछते हैं जो कि आपको पूछनी होती हैं, और इसमें एम्प्लॉय को एक्सप्रेस करने का मौका कम से कम मिलता है। फिर एक और मसला भी है, वो सीवी के साथ भी है। एम्प्लॉय झूठी इन्फॉर्मेशन दे के जा सकता है, जिससे क्या होगा, अगर वो उस फिल्टर में आ गया तो चूज तो हो जाएगा, मगर इंटरव्यू में आके, टेस्ट में आके मार्क खा जाएगा। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म से किसी एम्प्लॉय को जज नहीं कर सकते कि वो कितना ट्रेंड है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना मोटिवेटेड है। रेफरेंस, कभी कभी कंपनियां रेफरेंस डिमांड करती हैं। वो कहती हैं कि भाई अगर तुम्हें हम अपॉइंट करेंगे तो हमें बताओगे, तुम छोड़ के नहीं जाओगे, हमें रेफरेंस ला के दो। वो रेफरेंस आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट कैन बी योर टीचर, रीनोन्ड पर्सन, सीनियर मैनेजर, लास्ट जॉब का मैनेजर, XYZ, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, जिसका रेफरेंस आप देना चाहें आप दे सकते हैं। और उसी रेफरेंस की बेस पे अब 2 बातें हैं। रेफरेंस की बेस पे भाई बंदा रखना और चीज़ है, बंदा रेफरेंस देता है कि मेरी गारंटी ये बंदा दे रहा है, ये और चीज़ है। एक बंदा कॉल करता है, कहता है कि भाई इसको रख लो, ये और रेफरेंस है। एक बंदा सीवी में लिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रहा है कि भाई मेरी गारंटी आप इनसे पूछ सकते हो, ये और है। तो रेफरेंस का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि एक बंदा किसी को जॉब पे रखवा रहा है ऑल्दो वो क्वालिफाइड नहीं है। तो बेसिकली जॉब रेफरेंसेस क्या होते हैं? आप लोगों से अपने आप को वेट करवा रहे होते हैं कि भाई ही कैन बी अ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। मगर रेफरेंस जो बंदा देता है ना, वो शायद ऑनेस्ट ना दे, शायद वो आपको इतना ना जानता हो, शायद वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा हो कि यार क्या से मेरा दिमाग खाया है डेली बेस पे, ये लो रेफरेंस, जाओ जाके दे देना। फिर कंपनी वाले कॉल कर रहे हो, बंदा फ़ोन नहीं पिक कर रहा। और अक्सर लोग डरते हैं कि अगर इसने कुछ बुरा कर दिया तो दूसरे बंदे का नाम खराब हो जाएगा जिसने रेफरेंस दिया हुआ है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इन मेकिंग द रेफरेंसेस। जॉब एनालिसिस, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जॉब एनालिसिस इज डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ दैट जॉब।
सबसे पहले ये देखना है कि उस जॉब में है क्या, जिस तरह भी हम लोगों ने कैमरामैन की बात की थी। चलें बात करते हैं टीचर की। कॉलेज इज़ लुकिंग फॉर अ टीचर ऑफ ऑडिट। एचआर के पास गए, कहा कि हमें बंदा ला के दो। एचआर कुछ सवाल पूछेगा, जॉब को अंडरस्टैंड करेगा। सबसे पहला सवाल, मेल चाहिए फीमेल चाहिए। अगला सवाल, टाइमिंग्स वीकडेज वाला चाहिए या वीकेंड्स वाला चाहिए। अगला सवाल, आपको एक्सपीरियंस चाहिए या न्यू चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए या न्यू चाहिए। अगला सवाल, आपको वो बंदा सुबह के टाइम पे चाहिए, शाम के टाइम पे चाहिए या दोपहर के टाइम पे चाहिए। तो दिस इज जॉब इवैल्यूएशन। दिस इज जॉब इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें एक अच्छे एचआर मैनेजर को पता होनी चाहिए। ये जॉब एनालिसिस है, क्योंकि इसके बाद ही वो सही से एडवर्टाइज कर पाएगा। इसके बाद ही सही से एडवर्टाइज कर पाएगा। ये होता कैसे है? यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू आस्क दैट रेलेवेंट लाइन मैनेजर, एंड आपको एग्जिस्टिंग लोगों से भी बात करनी चाहिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए। जब जॉब पर्पस, जॉब कंटेंट, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पोजीशन, करियर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप जॉब को एनालाइज कर रहे होते हैं। जॉब है क्या, ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको अकाउंटेबल है, इसकी जॉब मेजर कैसे की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या चक्कर होगा, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से मिलेंगी, ड्रॉबैक्स क्या हैं, टाइमिंग्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या हैं, हेल्थ सेफ्टी क्या इशूज़ हैं। ये सारी बातें आपको एक दफ़ा तसल्ली से बैठ के अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एनालिसिस। अब एचआर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? ही शुड बी स्केप्टिक। स्केप्टिक कहते हैं बार बार पूछना, पीछे पड़ जाना, इंफॉर्मेशन हासिल करना, डिटेल में जाना। आपने इसको ड्रॉ करना है एंड देन जस्टिफाई करनी है अपनी जॉब एनालिसिस। जस्टिफाई कैसे करेंगे? जब आपने एक एफ़र्ट की है तो उस एफ़र्ट को इस्तेमाल करके एक अच्छी बनाएं एडवर्टाइजमेंट, उसको बार बार रीडिज़ाइन करें जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, और उसके बाद आप बंदे की तलाश शुरू करें। तो अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं ना, ये सारी बातें हैं रिक्रूटमेंट की, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन जॉब सिलेक्शन। डन। तो फर्स्ट लेक्चर आज का ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है ऑन सिलेक्शन मेथड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।